हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं। अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। लास्ट वीडियो में हमने एट्थ हाउस यानी कि अष्टम भाव के बारे में जाना, उसके कारक तत्वों जिसको हम सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं उनको देखा, और उन सिग्निफिकेंस में से कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को हमने एज ए एग्जाम्पल लेकर डिटेल में अध्ययन किया। हमने ये देखा कि वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किस तरह से उनके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आज हम नाइन्थ हाउस यानी कि नवम भाव के बारे में जानेंगे, उसके सिग्निफिकेंस को हम देखेंगे और उनमें से कुछ सिग्निफिकेंस को एज ए एग्जाम्पल लेकर हम ये देखेंगे कि उनके थ्रू हम कुंडली को कैसे डिकोड करते हैं, मीन्स हम कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं। लेकिन नाइन्थ हाउस पर जाने के पहले मैं एट्थ हाउस की कुछ बातों को और बताना चाहता हूँ जो कि हमने पिछली अध्याय में चर्चा नहीं की थी। आज हम पहले उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद आज के टॉपिक यानी कि नाइन्थ हाउस के बारे में हम सब कुछ देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एट्थ हाउस जो है वो आपका संघर्ष है, वो आपका बदलाव है। मतलब कि एट्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जिसमें वो कैपेबिलिटी है कि आपके अंदर ढेर सारे बदलाव कर सकता है, और ये बदलाव भी छोटे छोटे बदलाव नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में ये सारा का सारा कंप्लीट बदलाव होता है आपके लिए, मीन्स इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक इंसान जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसे जो चाहिए बहुत आसानी से मिल जाता है, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी स्ट्रगल नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। और वहीं पर दूसरा एक इंसान है जिसकी लाइफ संघर्ष से भरी हुई है। उसे हर मोमेंट पे कुछ भी काम करने के लिए पहले अपोज का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ उसे सक्सेस मिलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसे अपमानित भी होना पड़ता है, लोग उसे ह्यूमिलिएट भी करते हैं। तो अगर बोला जाए तो उसकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, राइट। तो इस केस में आप मुझे ये बताइए कि बदलाव के चांस किस इंसान में, पहले वाले में जिसके पास सारी चीज़ें बहुत ईजिली उसको मिल रही हैं, या दूसरे वाले में जिसे कुछ भी काम करने के पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। डेफिनेटली दूसरा वाला जो है वो बदलाव की कोशिश करेगा। उसे लगेगा कि जो वो पाथ चूज कर रहा है या जिस टेक्नोलॉजी या जिस स्ट्रेटजी के साथ वो कोई काम कर रहा है वो सक्सेस नहीं दे रही है, इसका मतलब उसको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, और वो बार बार सक्सेस पाने के लिए अपने आप में चेंज करना चाहेगा। इसी को हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एट्थ हाउस अगर किसी का सक्रिय है, एक्टिवेटेड है, तो इस केस में आपको घबराना नहीं चाहिए। एट्थ हाउस का एक्टिवेशन हमेशा डराने के लिए नहीं है। हम हर एक भाव के हम दो पहलू देख सकते हैं।
एक जो वो पीड़ा पहुंचाता है, दूसरा उस पीड़ा की वजह से आपके अंदर जो चेंजेज आते हैं और वो भी पॉजिटिव जो चेंजेज आते हैं, क्योंकि चेंजेस किसी तरीके से हो सकते हैं, राइट? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नेगेटिव रूप में। इसलिए 8th हाउस के एक्टिवेशन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है और वो अच्छाई हमें खुद ही ढूँढना पड़ता है। यदि हमने 8th हाउस के उस पहलू को पहचान लिया जो कि वो हमसे कहना चाह रहा है, तो ये समझ लीजिए आप कि 8th हाउस की जो भी दशा या अंतर्दशा होगी या 8th हाउस जब एक्टिवेटेड होगा, तो बाकी सारे लोग उस 8th हाउस से परेशान होंगे, लेकिन आप उसमें राइज़ कर रहे होंगे। और जिस दिन आपने 8th हाउस के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, समझ लीजिए कि 8th हाउस आपको इतना धन देगा, इतना फ़ेम देगा कि वो कोई और हाउस दे ही नहीं सकता है। और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सडन होगा, मीन्स अचानक होगा कि आप समझ ही नहीं पाएँगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे? ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो अष्टम भाव होता है वो दूसरों का पैसा होता है। लेकिन 8th हाउस वाले जिनकी भी कुंडली में 8th हाउस एक्टिवेटेड है, उन लोगों में से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी के सभी ईज़ी मनी की साइड भागते हैं कि कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। और ऐसा करने के चक्कर में ही वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आपको। जैसे आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, आपके लैपटॉप में, या वो मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपके जो पेटीएम या जितने भी इस तरह के ऐप हैं, उनके थ्रू हो, राइट? तो आपको क्या लगता है कि वो पैसा जो वो कमा रहे हैं, क्या वो उनके लिए ईज़ी मनी है? क्योंकि शायद हो सकता है आपका ये नज़रिया हो कि उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और मेरा सारा का सारा पैसा या बहुत सारा पैसा जो भी आपको लॉस हुआ हो, वो ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में पहुंच गया और वो तो ऐश कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। जो भी सिक्योरिटी होती है उस टेक्नोलॉजी के पीछे या इंटरनेट ब्राउजिंग में या इस तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वो सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है इन टर्म ऑफ जो पहले का टाइम था उससे बहुत अच्छी हो गई है। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रॉड के केस बढ़ते जा रहे हैं? इसका मतलब जितना दिमाग एक इंजीनियर या कोई एक कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ लगा रही है और चीज़ों को सिक्योर करने की साइड लगा रही है, उतना ही दिमाग या उससे ज़्यादा दिमाग इस तरह के लोग जो फ्रॉड करते हैं, उनको ब्रेक करने में लगा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उनकी मेहनत कितनी ज़्यादा है। वो हर जगह लूप होल देख रहे हैं, जहाँ पर भी उनको मिल सकता है सिक्योरिटी और इन सब के लिए। तो इसके लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा एनालिसिस की होगी, ये सोचिए आप। और कितने ज़्यादा दिमाग से काम किया होगा। तो अब आप बताइए क्या ये उनके लिए कोई ईज़ी मनी था? नहीं, ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन बस बात ये है कि वो सही पाथ ना चुन के गलत पाथ चुन बैठे हैं। लेकिन उनके लिए ये कोई ईज़ी मनी नहीं है। इसी तरह से हम अगर बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक में एक दिन में लगाया और अगले दिन ही हम लखपति करोड़पति बन जाएँ। तो जब भी आप इस तरह की स्ट्रेटजी करते हो इजी मनी के लिए, आप हमेशा फेल होते हो। 90% बल्कि 99% चांस है कि आप फेल होगे, राइट? तो 8th हाउस वाले जो व्यक्ति हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो एक तो इजी मनी की साइड भागते हैं, दूसरा इसके जो सिग्निफिकेंस है वो कुछ हद तक इस तरह के हैं जो कि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं चाहता है।
लेकिन आपको इसके साथ-साथ ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप 8th हाउस की किन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, जिस वजह से 8th हाउस आपको ज़्यादा परेशान ना करे। ये देखिए ये इसी तरह से है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो आपसे नाराज़ है या उसमें बहुत सारी बुराइयाँ हैं। 8th हाउस को आप किसी व्यक्ति से कंपेयर कर लीजिए। तो कोई व्यक्ति है जिसमें बहुत सारी बुराइयाँ हैं, जैसे कि 8th हाउस में है। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएँगे ना, जो वो व्यक्ति चाहता है, तो 99% चांस है कि वो आपको हार्म नहीं करेगा। अनलेस अंटिल जब आप उसके विरुद्ध काम नहीं करोगे। यदि आपने उससे हट के कुछ काम किया, तो वो दिखाना चाहेगा अपनी उपस्थिति। वो वहाँ पे अपनी मौजूदगी दिखाना चाहेगा कि तुम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो, राइट? इसी तरह से 8th हाउस है। यदि आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे मीन्स अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे, जो 8th हाउस की एक्टिविटी है उनको आप एडॉप्ट करोगे, वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जहाँ आपने उसको इग्नोर किया या उससे विपरीत चीज़ें की, वो आपको डेफ़िनेटली बहुत परेशान करेगा। और 8th हाउस कभी भी छोटा-मोटा पैसा बनाने के लिए बात नहीं करता है। वो हमेशा मिलियनियर की बात करता है, बिलियनियर। वो हज़ारों या लाखों की बात करता ही नहीं है कि 1 लाख, 2 लाख नहीं। ये तो उसे पता है कि ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा क्योंकि ये दूसरों का पैसा है। मतलब 8th हाउस जिनका एक्टिवेटेड होता है, उन लोगों के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो किसी से पैसा लेते हैं, उसके बाद जिसने पैसा दिया है वो भूल जाता है या कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो कभी उससे पैसा माँगता ही नहीं है। मतलब जो पैसा उन्हें दूसरों के थ्रू मिला, वो उनका खुद का हो गया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं 8th हाउस के साथ। जैसे अचानक से किसी ने वसीयत आपके नाम कर दी। आपने किसी फ्रेंड से पैसे लिए और पता चला कि वो फ्रेंड भूल गया या वो कहीं और चला गया, उसके दिमाग में ही नहीं है कि उसने कभी आपको पैसे दिए थे, राइट? तो इस तरह से 8th हाउस काम करता है। अच्छा मैं आपको 8th हाउस अगर किसी का एक्टिवेटेड है, तो इसके लिए एक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन बताता हूँ। 9th हाउस आपका क्या है? नैतिकता का घर, न्याय का घर और 8th हाउस क्या है? उसको नेगेट करता है क्योंकि 9th हाउस से 12th है वो, राइट? ये मैंने कैसे निकाला ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, आप एक बार उस वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि 8th हाउस 9th हाउस से 12th क्यों है। वो कैसे काउंटिंग की थी मैंने वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से 8th हाउस क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है अनैतिकता को। वो आपसे कह रहा है कि आप नैतिकता को त्यागो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चोरी-चकारी करने लग जाए, स्मगलिंग करने लग जाए, ये नहीं बोल रहा है वो। 8th हाउस ये बोल रहा है कि आपको थोड़ा-सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप जैसे हैं, यदि आप बहुत ईज़ी गोइंग हैं, बहुत ज़्यादा सरल हैं, तो आप अपने अंदर थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाइए और थोड़ा स्मार्ट बनिए। आप एक बिज़नेस माइंड की तरह सोचिए, जो कि बिज़नेसमैन सोचता है। मीन्स यदि आप अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट किसी को भी दे रहे हैं, तो देने के पहले आप उससे पैसों की बात करिए। तो आपके लिए पैसों की बात करना बहुत ज़रूरी है साफ-साफ शब्दों में। जब भी आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसी कुंडली आई है जिसमें 8th हाउस एक्टिवेटेड है और वो इंसान बहुत परेशान है, आप उससे सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे ये बोलिए कि जिसे भी आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज दे रहे हैं मीन्स चाहे वो जॉब में हो या प्रोफेशन में हो या बिजनेस कर रहा हो, जिसको भी आप ये दे रहे हैं, आप वो सर्विसेज या प्रोडक्ट देने के पहले साफ-साफ वर्डों शब्दों में पैसों की बात करिए। क्योंकि आप एक इस तरह के इंसान हैं जो पैसों के बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ईज़ी गोइंग हैं और इस चक्कर में आप मात खा जाते हैं। ये आप डायरेक्टली बोल सकते हैं उस इंसान को। ओके, तो अब आप हम बात करते हैं आज के टॉपिक की जो कि हमारा है नवम भाव या 9th हाउस। हमने 8th हाउस के बारे में लास्ट वीडियो में भी काफ़ी कुछ देखा और इस वीडियो में भी आप मैंने आपको बहुत कुछ कवर करा दिया है
कि आप 8th हाउस को लेके काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन दे सकते हैं आप। एक्चुअल प्रेडिक्शन कैसे काम करती है, ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे, जब हम सब कुछ कवर कर लेंगे, सारे घर, सारे ग्रह और सारी राशियाँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि 9th हाउस जो है, वो त्रिकोण का पार्ट है, जैसे कि आपका 5th हाउस का था। इसलिए 9th हाउस आपके शुभ घरों में से एक घर है, जो अत्यंत शुभ है आपके लिए। यदि 9th हाउस अच्छा हुआ, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो 9th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऋषि पाराशर जी के अनुसार 9th हाउस आपके भाग्य का घर है, मीन्स इट इज़ अ हाउस ऑफ लक। नवम भाव मीन्स 9th हाउस आपका ट्रेडिशंस है आपके, ये आपका कल्चर है, आपके रीति रिवाज हैं। 9th हाउस आपकी नैतिकता है, मीन्स आप न्याय के लिए कितना खड़े हो सकते हैं, ये 9th हाउस दिखाता है। आप कितना न्याय संगत हैं, ये 9th हाउस बताता है। 9th हाउस आपका धर्म है। 9th हाउस आपकी तीर्थ यात्राओं को भी शो करता है। धार्मिक स्थल पर आप जितनी भी यात्राएं करते हैं, वो सब कुछ 9th हाउस से ही देखी जाती हैं। इसके साथ साथ 9th हाउस विदेश यात्रा या लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, वो भी बताता है। यहाँ पे विदेश का मतलब यूएस, यूके ये सब नहीं होता है, मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही होगा। विदेश का मतलब होता है ऐसा कोई स्थान जहाँ आपकी कल्चर, आपका रहन-सहन चेंज हो गया हो। ज्योतिष में विदेश का मतलब वो होता है। तो यदि आप नॉर्थ इंडिया के होकर साउथ इंडिया भी अगर जाते हैं, तो वहाँ पर भी कंप्लीटली आपका जो कल्चर है वो चेंज हो जाएगा, और इसको भी हम विदेश यात्रा बोल सकते हैं। 9th हाउस आपके गुरु, या हम बोलें कि 9th हाउस आपके धर्म गुरु हैं। 9th हाउस से आपके पिता को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मीन्स 9th हाउस आपके पिता हैं। आपका अपने पिता के साथ क्या रिलेशन रहेगा, अपने धर्म गुरु या जो भी आपके गुरु हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन रहेगा, ये सब कुछ हम 9th हाउस से देख सकते हैं। 9th हाउस आपके एंसेस्टर हैं, मीन्स आपके पूर्वज, आपके पितृ, ये सारे लोग जो हैं वो आपका 9th हाउस ही हैं। एक्चुअली 9th हाउस जो है वो आपका डीएनए है, जो कि आपको अपने पूर्वजों, अपने पितरों या अपने एंसेस्टर से प्राप्त हुआ है। अतः यदि 9th हाउस अच्छा है, इसका मतलब कि आप पर आपके पूर्वजों की बहुत अच्छी कृपा है। और यदि 9th हाउस अच्छा नहीं है, वो प्रॉब्लम में है, इसका मतलब कि आपके पूर्वजों और आपकी पितरों जो हैं, उनकी ब्लेसिंग आप पर नहीं है, और उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। 9th हाउस हमें ये बताता है कि हम सही का साथ देने के लिए कितना स्टैंड कर सकते हैं। क्या हम न्याय का साथ देंगे या नहीं देंगे, ये हम 9th हाउस से ही देखते हैं। 9th हाउस आपकी बुद्धि है। 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उच्च शिक्षा, वो 9th हाउस है। 5th हाउस से भी हम इसको देखते हैं और 9th हाउस से भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भावत भागवत का जो कंसेप्ट है वो लग जाता है। आप जो भी अपने जीवन में दान पुण्य करते हैं, वो भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं। आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, ये 9th हाउस आपको बताता है। तो 9th हाउस आपका, आपके ऊपर देवी कृपा या ईश्वरी कृपा है। यदि 9th हाउस शुभ होगा, इसका मतलब हमेशा आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, और यदि 9th हाउस अशुभ हो गया, तो इसका मतलब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है, जिस वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है।
और इसके साथ जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की भी कृपा नहीं है। 5th हाउस और 9th हाउस इन दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि किसी की कुंडली में भी 5th हाउस और 9th हाउस दोनों ही अच्छे होंगे, इसका मतलब ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आप कितनी भी मुसीबत में होंगे, ईश्वर आपको बाहर निकाल लेगा। लेकिन यदि 5th हाउस और 9th हाउस दोनों ही आपके खराब हो गए, इसका मतलब ईश्वर ने ही आपका साथ छोड़ दिया है। और जिस व्यक्ति का साथ ईश्वर ने ही छोड़ दिया हो, उसका साथ फिर भला कौन दे सकता है। 9th हाउस आपकी धार्मिक कट्टरता को बताता है। आप कितने धार्मिक हैं और आप अपने धर्म को लेके कितना पजेसिव हैं, ये 9th हाउस ही आपको बताएगा। 9th हाउस आपकी पूजा को बताता है, आपकी प्रार्थना और वर्शिप को बताता है। 9th हाउस से हम कुछ मेडिटेशंस भी देखते हैं, कुछ रेमेडीज़ उपाय जो हम बोलते हैं, वो भी 9th हाउस से ही देखे जाते हैं। 9th हाउस को हम प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, उसका भी घर बोलते हैं। मीन्स 9th हाउस हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, यदि 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब 9th हाउस के जो रिजल्ट हैं, वो आपको बहुत ईज़िली मिल जाएँगे। मीन्स भाग्य आपका साथ देगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी, एंसेस्टर या जो आपके पूर्वज हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, उनकी कृपा भी आपके ऊपर है। तो आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन यदि 9th हाउस आपका अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ है या वो खराब हो गया या उसमें अशुभ ग्रह जाके बैठे हुए हैं, इस केस में वो क्या करेंगे, वो 9th हाउस के जो स्ट्रगल हैं, जो उसके रिजल्ट हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको बहुत सारा स्ट्रगल कराएँगे। तो आप कोई भी काम करेंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर उतना नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। पूर्वजों की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर नहीं रहेंगी। तो इसके साथ-साथ क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा। उसके बाद भी सक्सेस मिलने के चांस हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए 9th हाउस को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य उस ग्रह से जुड़ जाता है। इसलिए जो भी ग्रह उसमें बैठा है, हमें उसके करस्पॉन्डिंग जो भी देवी-देवता हैं, उनकी पूजा और आराधना करना चाहिए, जिससे कि वो हमें या हम बोलें उस जातक को ब्लेसिंग्स दें। तो ईश्वर की ब्लेसिंग पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस ग्रह से संबंधित जो भी देवी-देवता हैं, उनकी हम पूजा करें। अब किस ग्रह के बैठने पर हमें किस देवी या देवता की पूजा करना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके अनुसार आप अपनी कुंडली में या अपने नियर और डियर वन की कुंडली में भी ये चीज़ लगा सकते हैं और रेमेडी कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष को एज ए प्रोफेशन अपना बना रहे हैं, तो इस केस में जो भी जातक की कुंडली आपके पास आ रही है, उसको भी आप इस तरह से बता सकते हैं। तो यदि यहाँ पर बुध ग्रह बैठा हुआ है, तो बुध जो ग्रह होता है, उनके जो भगवान होते हैं, उस केस में विष्णु जी होते हैं। तो आपको विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। यदि आप विष्णु जी की पूजा करेंगे, नारायण भगवान की पूजा करेंगे, तो आपका भाग्य जागृत होगा। उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी और आपके काम बनने लगेंगे। सिमिलरली अगर राहु 9th हाउस में बैठ गया, तो इस केस में आपको दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए। क्योंकि राहु जो होता है, वो आपकी दुर्गति कर सकता है और दुर्गति से केवल दुर्गा जी ही आपको बचा सकती हैं। यदि केतु आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो इस केस में गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। यदि मंगल बैठा हुआ है, तो कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि 9th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इस केस में आपको आदि शक्ति यानी कि गौरी मैया की पूजा करनी चाहिए। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह गुरु बैठे हुए हैं, तो आपको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि 9th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, तो आपको काली माता की पूजा करनी चाहिए। यदि 9th हाउस में
सूर्य भगवान बैठे हुए हैं या हम बोलें सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस केस में आपको सूर्य भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। मीन्स आप उनको आप उनको नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाएं। यदि 9th हाउस में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, तो इस केस में आपको लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने सारे ग्रहों के लिए किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ये मैंने कवर कर दिया है। तो जब भी आपके 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो जो मैंने अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। अशुभ ग्रह के बैठने पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह अशुभ होकर कितना बली या कितना निर्बल निर्बल है, और उसके अनुसार ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पूजा करनी है या दान करना है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का 9th हाउस अच्छा नहीं है, मतलब उसके 9वें भाव में अशुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उस व्यक्ति को जीवन भर 9th हाउस से रिलेटेड दान करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी होगी, पितृदोष, राइट? तो पितृदोष जो है वो आप 9th हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि 9th हाउस आपका एंसेस्टर आपके और आपके पूर्वज हैं। तो यदि 9th हाउस में कोई अशुभ ग्रह बैठ गया, इसका मतलब कि आपको पितृदोष लग गया। आपके पूर्वजों ने कोई ना कोई ऐसा कार्य किया हुआ है जिसकी वजह से आपको वो पितृदोष लगा हुआ है। और इसके लिए, इससे बचने के लिए इसकी जो रेमेडी है उसका केवल एक ही रेमेडी है कि आपको अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जो कि आपके पितरों का दिन होता है, आपके पूर्वजों का दिन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि 9th हाउस में फॉर एग्जाम्पल मंगल जैसा कोई ग्रह आ गया, तो मंगल कारक होता है भूमि का। इसका मतलब आपके पूर्वजों में से किसी न किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया हुआ है भूमि से रिलेटेड, जिस वजह से आपको पितृदोष लगा हुआ है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ज़मीन जायदाद के लिए कोई भी बेईमानी कर ली हो। जैसे कई बार होता है घरों में जब बंटवारा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ा भाई या छोटा भाई ज़्यादा नहीं बोल पाता है और वहाँ पर उस केस में उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो इस केस में आपको मंगल जैसा ग्रह आपके 9वें हाउस में बैठ सकता है, मतलब 9वें घर में बैठ सकता है और आपको पितृदोष दे सकता है। तो इस तरह से आप अपने पितृदोष को भी देख सकते हैं और उसका उपाय भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि 9th हाउस से हम कौन-कौन से संबंध देखते हैं, कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स और बीमारियां हम देख सकते हैं और कौन-कौन से व्यवसाय या प्रोफेशंस हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संबंधों की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 9th हाउस आपके पिता या आपके फादर हैं। 9th हाउस से हम आपके गुरु को भी देखते हैं। इसके साथ-साथ 9th हाउस जो है वो आपके साला-साली या ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को भी दिखाता है। 9th हाउस आपके पूर्वज या आपके पितृ या आपके एंसेस्टर हैं। 9th हाउस आपका 4th यंगर सिबलिंग भी बताता है। 9th हाउस से आप अपने नाती को भी देखते हैं। अब इनमें से मैं कुछ जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, उन रिलेशंस को निकालने के मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो, और फर्स्ट हाउस से अगर हम तीसरा घर बोलते हैं 1, 2, 3, तो ये क्या है? ये आपके सिबलिंग्स हैं, राइट? तो ये 7वां जो घर है वो क्या है? वो आपका जीवन साथी है। तो अगर मैं जीवन साथी से तीसरा अगर बोलूँ तो क्या होगा? आपके जीवन साथी के सिबलिंग्स। तो 1, 2, 3।
आपके जीवन साथी से तीसरा घर जो हुआ वो कौन सा हुआ? 9th हाउस हुआ। और आपके जो जीवन साथी के सिबलिंग्स होंगे वो कौन होंगे? या तो आपके साला-साली होंगे या भाभी और बहन के पति वो हो सकते हैं, राइट? बेस्ड ऑन मेल फीमेल का जो भी चार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस से जो 5वां घर होता है वो क्या होता है? वो होता है आपके बच्चे, आपकी संतान, राइट? और यदि हम बोलें 5वें घर से 5वां मतलब आपके संतान की भी संतान, तो क्या हो गया? आपकी नाती। तो इस तरह से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। ये काउंटिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आपका ये पहला हाउस है, पहले हाउस से मैंने बोला 5वां घर जो है वो आपकी संतान है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 5वें घर से 5वां, तो यहाँ पे हम इसको 5वें घर को बोलेंगे फर्स्ट हाउस, ये मान के चलेंगे। तो यहाँ से जब काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां और हम बात कर रहे हैं नवम भाव की। तो 5वें से 5वां मीन्स आपकी संतान की भी संतान, राइट? अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स और बीमारियों की। तो जो 9th हाउस है वो आपकी थाइस मीन्स आपकी जांग, आपके हिप्स, आपकी नर्व्स और आपकी जो आर्टरीज है उनको प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो उनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो 9th हाउस से देखी जा सकती हैं। यदि आपके 9th हाउस में प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि इनसे रिलेटेड कोई बीमारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोफेशंस कि इससे हम कौन कौन से प्रोफेशन देखते हैं। तो 9th हाउस क्या है? 9th हाउस एक काउंसलर है। 9th हाउस ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। 9th हाउस से आप पब्लिकेशंस भी देखते हैं और पब्लिकेशंस में हम प्रेस, मीडिया सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। 9th हाउस जो है एक गुड कंसल्टेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक अच्छा ज्योतिषी होने के लिए 9th हाउस का भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिषी जो होता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से कंसल्टेंसी ही करता है। लोग उसके पास कंसल्टेंसी लेने के लिए ही आते हैं। वो कहीं न कहीं एक काउंसलर की तरह ही कार्य करता है। तो ये सारे 9th हाउस के कारक तत्व या हम बोलें कि 9th हाउस के सिग्निफिकेंस थे, जिनको जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको याद करना पड़ेगा। यदि आप सारे सिग्निफिकेंस को नोट कर चुके हैं देन वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको इसके करस्पॉन्डिंग जो जो भी मेरे पास नोट्स है वो मैं आपको भेज दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएँ हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया